नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आप कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का सेकंड जो पेपर होगा साथियों, आपका एमए फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर का 3 क्वेश्चन कराएंगे साथियों इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथियों, इस पेपर का पेपर कोड है G171 इस पेपर का पेपर कोड है साथियों। और बुक का नाम है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, लेटेस्ट सिलेबस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। साथियों, इसमें आपके लिए 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो साथियों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथियों, इन क्वेश्चनों को आप देख लें और साथियों आप जब उत्तर याद करें उनकी हेडिंग पर विशेष ध्यान दें। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। साथियों, जो हमारा वीडियो का है वो फर्स्ट है, लेकिन जो बुक का है वो आपका 19वां क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन साथियों दोबारा पढ़ लें। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। ये साथियों आपका प्रश्न है। और साथियों उत्तर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। पहले आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 65वें संशोधन 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना की गई। इसमें संयुक्त आगे देखते हैं साथियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 5 अन्य सदस्य थे। यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों के संरक्षण व उनके अन्याय के विरुद्ध जांच का कार्य करता था। 89वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 338A जोड़ा गया और पृथक पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। वर्ष 2004 में पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया। कब साथियों? वर्ष 2004 में पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया। संरचना: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किनकी साथियों? जो अनुसूचित जाति के जो अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य जो होते हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो साथियों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी पदावधि व कार्यकाल भी राष्ट्रपति निर्धारित करता है। वर्तमान में इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। किसका? जो आपके अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं साथियों, उनका जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और जो कार्यकाल निर्धारित जो करते हैं उनकी राष्ट्रपति करते हैं। कार्य एवं शक्तियां: अनुसूचित जाति को संविधान द्वारा उपलब्ध संरक्षण व अधिकारों की जांच करना, अनुसूचित जाति के शोषण एवं वेतन की शिकायत की जांच करना, अनुसूचित जाति के विकास के लिए सरकार को सिफारिश करना। चलिए आगे देखते हैं साथियों। सरकार को सिफारिश करना। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति के संवैधानिक संरक्षक को प्रभावी रूप से लागू करने की सिफारिश करना। किसी वर्ग को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का सिफारिश करना। अनुसूचित जातियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का समय समय पर ध्यान करना यानी अध्ययन करना साथियों। अनुसूचित जाति के बारे में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसकी जांच संसद की अनुसूचित जाति व जनजाति समिति करती है। राष्ट्रपति के आदेशानुसार अनुसूचित जातियों के समार्थिक विकास हितों के संरक्षण एवं संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सौंपे गए किसी अन्य कार्य को संपन्न करना। आयोग किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, अतः आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हो। चलिए आगे देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। क्या? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है
65वें संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा संयुक्त अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 के अंतर्गत की गई थी, परंतु जनजातियों के हितों का पर्याप्त सुरक्षा करने के लिए जब पृथक जनजातीय मंत्रालय का गठन किया गया तो पृथक जनजाति आयोग की स्थापना के लिए सरकार ने कदम उठाया। 89वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 338A जोड़ा गया और उसके अंतर्गत पृथक जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया। वर्ष 2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। कब? 2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। संरचना: जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है। साथियों, वर्तमान में कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है। जो अनुसूचित जाति का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष था और जो अनुसूचित जनजाति का जो कार्यकाल था वो साथियों 3 वर्ष। अब इनके कार्य एवं शक्तियां देख लें साथियों। कार्य एवं शक्तियां: जनजाति आयोग की जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए अग्रलिखित कार्य एवं शक्तियां प्राप्त हैं। जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण की समीक्षा करना, जनजातियों को संविधान में दिए गए अधिकार किस प्रकार से प्राप्त हों उसके बारे में सरकार को परामर्श देना, जनजातियों के अधिकारों के हनन की स्थिति की जांच करना। नेक्स्ट, जनजातियों के लिए चलाए गए कार्यक्रमों की समीक्षा करना एवं कार्यक्रम किस ढंग से प्रभावी रूप से लागू हो सके इसके बारे में सरकार से परामर्श करना। जनजातियों की समस्याओं यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि हस्तांतरण को दूर करने के लिए सरकार को सुझाव देना। आगे चलते हैं साथियों। सरकार को सुझाव देना, किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए इसके बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देना। राष्ट्रपति को जनजातियों के अधिकारों व विकास के बारे में प्रतिवर्ष रिपोर्ट देना। जनजातियों को वन अधिकार दिलाने के लिए जनजातीय वन अधिकार अधिनियम 2006 पारित किया गया। इसमें आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। जनजातियों में अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में भी आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट, आयोग को सिविल कोड के समान सभी शक्तियां प्राप्त हैं। किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना और साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना जैसी शक्तियां आयोग को प्राप्त हैं। ये साथियों आपका अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्वेश्चन था। यदि साथियों आपको पेपर में देखने को मिल जाए तो आप इस तरीके से आप करिए आए, ठीक है। ये साथियों आपका सेकंड क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, सेकंड तरफ चलते हैं साथियों। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथियों, हम अब एक क्वेश्चन के आपको वीडियो देने वाले हैं। रात 12 बजे तक हम वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे। फिर सुबह को हम 2 या 3 हम और वीडियो शायद डाल दें आपको, और नहीं हम 12 बजे तक आपको संपूर्ण सिलेबस कवर करा देंगे साथियों। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं। और साथियों आपका जो वीडियो का क्रम है वो सेकंड है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। उत्तर, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन एक वैधानिक निकाय के रूप में जनवरी 1992 में की गई थी। इस आयोग का कार्य महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, वैधानिक उपचारिक उपायों का सुझाव देना, शिकायतों के निपटान को बढ़ावा देना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को परामर्श देना। इस आयोग को महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा के अधिकारों को लागू कराने तथा महिलाओं से संबंधित आवश्यक संशोधनों और व्यवस्थाओं से संबंधित सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया। महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया था, जो स्वरोजगार हेतु प्रयासरत महिलाओं तथा महिला समूहों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। ये साथियों आपका महिला
जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उससे संबंधित क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं इसकी संरचना क्या है। इस आयोग में शामिल हैं महिला के हित के लिए प्रतिबद्ध केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष, केंद्र सरकार द्वारा विधि या विधायक, मजदूर संघ, औद्योगिक प्रबंधन, महिलाओं के स्वैच्छिक संगठन, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त लोगों में से 5 लोगों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। इनमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से जुड़े एक सदस्य का होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा एक सदस्य सचिव को मनोनीत किया जाता है जो प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में अनुभव रखता है, या संघ की लोक सेवाओं का एक सदस्य या अखिल भारतीय सेवा का एक सदस्य या उपयुक्त अनुभव के साथ संघ के अधीन किसी नागरिक पद को धारण करने वाला अधिकारी होता है। चलिए साथियों आगे देखते हैं कार्यकाल और पदच्युति और सेवा शर्तें। आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। सदस्य सचिव को छोड़कर कोई भी सदस्य या अध्यक्ष सरकार को संबोधित त्याग पत्र के माध्यम से अपने पद को छोड़ सकता है। केंद्र सरकार अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है यदि वह व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है, एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है या कैद की सजा प्राप्त करता है जो कि केंद्र सरकार की दृष्टि से अनैतिक है। साथियों इसका जो त्याग पत्र है वो किस प्रकार दे सकता है, मतलब हटाया किस तरीके से जा सकता है, दिवालिया घोषित हो जाने पर या किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर उसे हटा दिया सकता है। तीसरा, मानसिक रूप से विकृत हो जाता है और किसी सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है। कार्य करने में अक्षम हो जाता है या कार्य करने से मना कर देता है। 5वां, आयोग को सूचित किए बिना आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है। आगे देखते हैं साथियों, केंद्र सरकार के मतानुसार यदि वह पद पर रहते हुए सार्वजनिक हित के लिए घातक माना जाता है और अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियमानुसार वेतन भत्ते दिए जाते हैं और उन पर अन्य शर्तों और सेवा शर्तें लागू होती हैं। आयोग के कार्य महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधी रक्षोपायों से संबंधित सभी विषय का अन्वेषण और परीक्षण करना, उन रक्षोपायों से कार्यकारण के बारे में प्रतिवर्ष और अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे केंद्र सरकार को रिपोर्ट देना। ऐसा रिपोर्ट की महिलाओं की दशा सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य सरकार द्वारा उन रक्षापायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करता है। संविधान और अन्य विधियों में महिलाओं को प्रभावी करने वाले विद्यमान उपबंधों का समय समय पर पुनरावलोकन करना और उनमें यानी उनके संशोधन की सिफारिश करना, जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी की अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए जारी विधायी और उपायों का सुझाव दिया जा सके। अगला, संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों में महिलाओं से संबंधित अतिक्रमण के मामलों को समुचित पदाधिकारियों के समक्ष उठाना। अगला, निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर शिकायतों की जांच करना और प्रेरण से ध्यान देना। यानी महिलाओं के अधिकारों का वंचन। क्या? पहला, महिलाओं के अधिकारों का वंचन। महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अधिनियमित विधियों का क्रियान्वयन। आगे देखते हैं साथियों, तीसरे की तरफ चलते हैं। जो तीसरा पॉइंट है इसका, महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको
अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक और सिद्धांतों या अनुदेशों का पालन करना और विषयों से अद्भुत प्रश्नों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना। ठीक है साथियों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक सी हो रही है इसमें। ये है साथियों आपका नीतिगत विनिश्चयों। क्या? नीतिगत विनिश्चयों। अगला देखते हैं, महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से अद्भुत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना, जिससे उनको दूर करने की कार्य योजना की सिफारिश की जा सके। संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान कार्य करना, जिससे महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाया, जैसे कि आवास की बुनियादी सेवाओं की कमी, उबाऊपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने के लिए और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता आदि। महिलाओं में सामाजिक आर्थिक विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, किसी जेल सुधार गृह महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और औपचारिक कार्रवाई के लिए यदि आवश्यक हो संबंधित पदाधिकारियों से बातचीत करना। अगला, बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट, महिलाओं से संबंधित किसी बात के और विशिष्टता उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलाएं कार्यरत हैं, सरकार को समय समय पर रिपोर्ट देना। कोई अन्य विशेष विषय को जो केंद्र सरकार निर्दिष्ट करे। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथियों, अब हम आपके लिए तीसरा क्वेश्चन करा रहे हैं। 2 क्वेश्चन हमने करा दिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और बुक की सीरीज है साथियों 21वां। इसमें कराएंगे साथियों आपके लिए हम भारत की दलीय राजनीति और उभरती प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। यानी भारत की दलीय राजनीति में उभरती प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। साथियों, ये हमारी 5वीं वीडियो है और साथियों इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप उनको देखिए। साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने उसमें करा रखे हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। उत्तर, दलीय राजनीति में उभरती प्रवृत्तियां। दलीय राजनीति में उभरती प्रवृत्तियां, यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी कि आज की राजनीति देश सेवा और आदर्श आचार का क्षेत्र न होकर स्वयं सेवा और हिमालयी भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया है। वास्तविकता तो है कि मौजूदा राजनीति में हमारे जनप्रतिनिधियों का राजपाट यथावत कायम है, लेकिन जन कल्याण एवं विकास की नीति ही गायब है। ऐसे में हम अगर शासन की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि किसके लिए और कैसी शासन। गौरतलब तो है कि प्रोफेसर लॉर्ड ब्रायन ने लोकतंत्र एक दलीय व्यवस्था के संदर्भ में लिखा है, जहां आत्मनियंत्रण, बुद्धिमत्ता, नैतिकता और उत्तरदायित्व की प्रबल भावना एवं सक्रिय भागीदारी होती है, वहीं लोकतंत्र मजबूत होता है और राजनीतिक दलों के प्रति लोगों का विश्वास कायम रहता है। जबकि आक्रमणीयता, भ्रष्टाचार, व्यक्तिवाद, वंशवाद तथा लाल फीताशाही आदि बुराइयों से लोकतंत्र का क्षरण होता है एवं राजनीतिक दलों की उपादेयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। हकीकत तो यह है कि देश में कुकुरमुत्ते की भांति फैले राजनीतिक दलों में से अधिकांश अपने कामकाज ठीक ढंग से नहीं करते हैं। इसे लेकर आम जनमानस में आक्रोश एवं असंतोष विद्यमान है।
वर्तमान में भारत की दलीय राजनीति में निम्नलिखित परिवर्तन सामने आ रही हैं। कौन कौन सी, उनको देखते हैं साथियों। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र का अभाव। आज देश में जितनी भी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सभी में कमोवेश आंतरिक लोकतंत्र का घोर अभाव है। दल की सारी प्रशासनिक शक्तियां एक व्यक्ति विशेष या कुछ के नेताओं के हाथों में केंद्रित हैं। पार्टियों में महत्व दिखाने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया जाता है, लेकिन व्यवहार में इन पार्टियों की न तो नियमित सांगठनिक बैठकें होती हैं और न ही आंतरिक चुनाव पार्टी के शीर्ष नेता आम कार्यकर्ता की पहुंच से दूर रहते हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी के सिद्धांतों एवं नीतियों का कोई मोल नहीं रह जाता है। वंशवाद की विषवेल यानी परिवारवाद एवं वंशवाद आज भारतीय राजनीति का कड़वा सच है बन गया है, क्योंकि वर्तमान राजनीति में अधिकांश राजनीतिक दल अपना कामकाज स्वतंत्र व पारदर्शी ढंग से नहीं करते। इसलिए सामान्यतः कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर जाने की गुंजाइश काफी कम होती है। जो शीर्ष पर बैठे हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने परिवार या नजदीकी लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं, ताकि येन केन प्रकारेण सत्ता की नकेल उनके ही हाथों में रहे। इसलिए इससे राजनीतिक भागीदारी एवं सहभागिता प्रभावित होती है। तीसरा साथियों, धनबल एवं बाहुबल का बढ़ता प्रचलन। 70 के दशक से शुरू हुआ राजनीतिक के अपराधीकरण एवं अपराधियों के राजनीतिकरण का खेल आज विद्रूप रूप धारण कर चुका है। राजनीतिक दलों की सारी चिंता चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने की होती है। फलतः वे कोई भी जायज नाजायज तरीका अपनाने से परहेज नहीं करते, जिसमें धनबल एवं बाहुबल भी सम्मिलित है। लेकिन सवाल उठना लाजिम है कि जब लॉ ब्रेकर्स ही लॉ मेकर्स बनेंगे तो इस देश का क्या होगा। चौथा, दलों के बीच विकल्पहीनता। बहुदलीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण विसंगति है कि यहाँ विकल्पहीनता की स्थिति होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में विपक्ष होने के बावजूद वह सशक्त व उत्तरदायी भूमिका नहीं निभा पाता। विपक्षी दल जैसे ही सत्ता सुख प्राप्त करता है, उसकी नीतियां व कार्यशैली भी कमोवेश वैसी ही हो जाती हैं। पांचवा, जातिवाद, संप्रदायवाद एवं क्षेत्रवाद को बढ़ावा। विगत 7 दशकों से ये समस्या भारतीय लोकतंत्र के लिए सिरदर्द बनी हुई है कि कमोवेश प्रत्येक राजनीतिक दल इन्हें सुलझाने के बजाय वोट बैंक के लिए प्रयोग करती दिखाई है। इससे देश का कल्चर बिगड़ रहा है। आज भी गोधरा एवं मुजफ्फरनगर जैसे सांप्रदायिक दंगे राजनीतिक की भेंट चढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं साथियों। प्रोफेसर डॉक्टर रजनी कोठारी ने अपने कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया में ठीक लिखा है कि भारत विशेषकर काउ बेल्ट वाले इलाके में लोकतंत्र के नाम पर जातितंत्र ही हावी दिखती है। ठीक है साथियों, किसने कहा? रजनी कोठारी जी ने कहा है कि कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया में ठीक ही लिखा है, भारत विशेषकर काउ और बेल्ट वाले इलाकों में लोकतंत्र के नाम पर जातितंत्र ही हावी दिखती है। छठा, अनियंत्रित घोटाले एवं भ्रष्टाचार। यह सिर्फ वर्तमान की समस्या नहीं है, बल्कि सार्वकालीन समस्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद जिप घोटाला से शुरू हुआ यह गौरव खेल आज चरम पर है। 2012 के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 183 देशों के अध्यक्ष रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले में भारत का स्थान 95वां है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2013 की माने तो इस गोरख खेल में न्यूनाधिकार हर राजनीतिक दल नंगा है।
क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी या क्षेत्रीय सत्तारूढ़ दल, इससे शासन प्रशासन तो कमजोर हो ही रहा है और आम आदमी भी अब मानने लगा है कि काम तो पैसों से ही होता है। ऐसे में यह शिष्टाचार का रूप लेता जा रहा है। उपरोक्त विश्लेषणों को देखते हुए यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी कि भारत की दलीय राजनीति की ये परिवर्तन देश का पतन हो रहा है, वो परिवर्तन देश को पतन की ओर ले जा रही है। साथियों, जो उपरोक्त कथन है उनसे यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत की दलीय राजनीति की ये प्रवृत्तियां देश को पतन की ओर ले जा रही हैं। साथियों, आज हमने इस वीडियो में आपके लिए 3 क्वेश्चन कराए, इसके बाद 2 क्वेश्चन और कराने वाले हैं। साथियों, 12 बजे तक हम आपको 3 वीडियो और दे देंगे। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको देख लें। साथियों, हम बता दें कि आपके लिए MA फर्स्ट ईयर में हम क्वेश्चन करा रहे हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए साथियों, यहीं तक, धन्यवाद साथियों।